घर में जो बलात्कार हो रहे हैं जो 25 गुना ज़्यादा है बाहर के बलात्कार से। सिर्फ लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लड़कों का क्या? लड़कों के बलात्कार छुपाए जाते हैं, लड़कों के ऊपर अत्याचार होते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट के लिए आगे आते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं। बलात्कार रोका नहीं जा सकता। हालांकि क्या होता है, विकृत पर्सन ही रेप करता है। महाराष्ट्र में हम लोग चुप्पी तोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, चुप्पी तोड़ो, क्योंकि लड़कियों के ऊपर एकदम कम उम्र से 18 साल तक अत्याचार होते हैं, लेकिन वो घर में बोलती नहीं है। बोलने के लिए वो डरती है अपनी माँ से, अपने पिताजी से। ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये सच है। सर, बलात्कार एक बेहद घृणित अपराध है और बलात्कारियों को एकदम कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हर जगह आज के डेट में बलात्कार हो रहा है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी एक स्टेट में हो रहा है बलात्कार तो उसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, दूसरे स्टेट में हो रहा है तो उसको नहीं। इसमें भी पॉलिटिक्स ले आए हैं। इनफैक्ट मीडिया भी बलात्कार को उस ढंग से महत्व नहीं देती है। किसी एक या दो ऐसे इंसिडेंट को महत्व देती है, लेकिन रोज इतने सारे इस तरह की घिनौनी चीज़ें हो रही है, लेकिन इसको उस ढंग से नहीं देखा जा रहा, उस ढंग से हाईलाइट नहीं किया जा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, कैसे है कि एक कलकत्ता की घटना हुई, उससे पहले हमारे वसई की एक लड़की की श्रद्धा वालकर उसकी घटना हुई। मीडिया ने उछाला, लेकिन क्या मीडिया कभी घर में जो बलात्कार हो रहे हैं जो 25 गुना ज़्यादा है बाहर के बलात्कार से, इसके बारे में कोई बात करता है? नहीं करता। ये जो कि दुखी घटना है हमारे नाला सोपारा में भी हुई, जहाँ पे मैं रहता हूँ, लेकिन ये तो होती रहती है हर रोज। क्योंकि कैसे होता है, एक बार FIR आया तो मीडिया के पास जाता है, मीडिया तय करती है कि इसको उतना उछालना है। दूसरी बात, जो लोग प्रोटेस्ट के लिए आगे आते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, ऐसा मेरा खुद का पर्सनल मानना है। इसका कारण कोई भी बाद में फॉलोअप नहीं करता उस फैमिली का जिसके ऊपर ये विचित्र घटना घटी है, या उसको हेल्प नहीं करता। हालांकि सबको पता होता है, लेकिन सब चुप्पी साधे बैठे और उसमें से पॉलिटिक्स चालू होता है। रेप कैसे रोका जा सकता है? रेप को रोकने के लिए पहली बात तो ये है कि समाज का प्रबोधन करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लड़कों का क्या? कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे पुलिस जाके पूरा का पूरा कानून बताती है कि भाई ये आप करोगे तो ये कानून है, आप अंदर जाओगे? सिंपल सी बात है। आजकल विकृत नजर से अगर किसी लड़की के पास देखे तो भी सजा है। क्या लड़कों को ये पता है? और एक घटना आपको बोलता हूँ जो चिंताजनक है। पहले लड़के लड़की में प्यार होता है, दोनों एक साथ घूमते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, और फिर किसी कारण लड़का शादी के लिए ना बोलता है और लड़की पुलिस में जाके कंप्लेन करती है, तो वो भी बलात्कार समझा जाता है और अच्छे लड़के आज उसके लिए जेल में है। हालांकि इसमें लड़के का भी दोष होता है। क्या लड़कों से भी बलात्कार होता है या सिर्फ लड़कियों से बलात्कार होता है? लड़कों के बलात्कार छुपाए जाते हैं, लड़कों के ऊपर अत्याचार होते हैं, लड़कों के ऊपर भी उनको भी हैंडल किया जाता है अलग तरह से। अगर आप देखोगे, अगर फुल ट्रेन में बहुत भीड़ है चर्चगेट से विरार, तो उसमें भी अगर छोटा बच्चा यानी उम्र 14-15 साल, तो उसको गाड़ी में ही हैंडल किया जाता है। ये हमारा अनुभव है। अगर देश में पूरी तरह से रेप को रोकना हो तो आपको क्या लगता है किस तरह से रोकें? पहली बात तो ये है कि बलात्कार रोका नहीं जा सकता, ये एक वहम है। कम कर सकते हैं, निग्लिजिबल कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ एक ही बात, 1 महीने में उस जो भी कोई दुष्कर्म करता है उसको सजा किसी भी हालत में होनी चाहिए। आज कोर्ट में मुझे मालूम है, इसके लिए बोल रहा हूँ, श्रद्धा वालकर की केस 4 साल हो गए, अभी तक स्टैंड नहीं हुई। वो आरोपी जेल में है जिसने उसके टुकड़े किए। क्या करेंगे? इसीलिए तुरंत सजा ये एक ही मार्ग है। तुरंत यानी लोग बोलते हैं आज के आज नहीं, वो हमारे देश में हो नहीं सकता, लेकिन फास्ट ट्रैक, और फास्ट ट्रैक को भी लिमिट 1 महीना यानी 1 महीना, 30वें दिन जज ने बोलना चाहिए ये सजा है, फिर वो कुछ भी हो उसके हिसाब से जल्दी फैसला आना चाहिए, बहुत जल्दी आना चाहिए।
रेप को रोकने के लिए, लड़कियों से छेड़छाड़ रोकने के लिए आप जो आंदोलन महाराष्ट्र में चला रहे हैं और देश भर में इसका विस्तार करने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, पहला तो मैं नाम बोलता हूँ, माय नेम इज मिलिंद गजानन दिला पुंगशे। मैं माँ का नाम बोलता हूँ और मैंने 3 लाख लड़कियों को महाराष्ट्र में 18 जिले और 270 लेक्चर हुए, उसमें ये बात सिखाई है और वो माँ का नाम लगाती है। अभी आप पूछोगे कि ये जो हमारा प्रबोधन है 2 घंटे का, जो हमारे साथ पुलिस रहती है, कंप्लेंट आती है क्या? तो आती है। महाराष्ट्र में हम लोग चुप्पी तोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, चुप्पी तोड़ो, क्योंकि लड़कियों के ऊपर एकदम कम उम्र से 18 साल तक अत्याचार होते हैं, लेकिन वो घर में बोलती नहीं है। बोलने के लिए वो डरती है अपनी माँ से, अपने पिताजी से। ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये सच है। तो किस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं आप? मतलब कैसे लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कहाँ जाकर, मार्केट में, स्कूल में, कॉलेज में, या घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं? किस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं? और आपकी संस्था का क्या नाम है? हम लोग ये मुहिम 12 से 18 साल के युवतियों के लिए चला रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम 2 घंटे का लेक्चर हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें 8 सब्जेक्ट लिए, और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ महाराष्ट्र पुलिस के 3 ऑफिसर रहते हैं। एक एक करके बोलता हूँ कि जब हम 2 घंटे का लेक्चर लेते हैं, उसके बाद नाम, पता, एड्रेस लिए बिना लड़कियों को आह्वान करते, आगे आइए, पुलिस ऑफिसर बैठे, मैं हूँ, मेरी बेटी है, हमें आके आपके प्रॉब्लम बोलिए, नाम मत बोलिए, पता मत बोलिए और फ़ोन नंबर मत बोलिए। अच्छा, यानी पहचान छुपाकर आप बोलते हैं कि आप अपना जो भी शिकायत है वो अपना पहचान छुपा कर भी आप अपनी शिकायत को हमारे साथ ये कर सकते हैं। तो आप जैसे स्कूल में गए, आपने जाकर लड़कियों से बात की, उनको जागरूक किया और उनका शिकायत लिया। किस तरह का शिकायत आपको ज्यादातर सुनने को मिलता है? हमें 4 टाइप के शिकायत नजर आए। 9 साल पहले 80% कंप्लेंट छेड़छाड़ की थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोग आगे आगे गए, अभी मोबाइल, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और व्हाट्सएप और फेसबुक, इसकी हजारों कंप्लेंट आ रही है, जिसके ऊपर से लड़कियां बिना सोचे दोस्त बना रही है, उनके साथ संबंध रख रहे हैं। अभी और जब हम लोग आगे गए, फिर हमें पता चला कि स्कूल की लड़कियां 20-22 साल के उम्र के लड़की के साथ संबंध रख रहे। अभी तक कितनी लड़कियों ने आपसे कंप्लेन किया होगा और उस पर क्या कार्रवाई होगी? एक आप रफ डेटा बता सकते हैं कि कितने लोगों का कंप्लेन आया और उस पर क्या एक्शन हुआ? 18,000 लड़कियों का कंप्लेंट हुआ, उसमें से 1400 कंप्लेंट टच की थी, जिसमें पिताजी है, सगे भाई है, चाचा, मामा, बड़ा भाई और बाजू वाले दादा, अगणित है। अभी आपने जो सवाल पूछा कितने लोगों को सज़ा हुई, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है सिर्फ 28 लोगों को सज़ा हुई, क्योंकि माँ बोलती है घर का मैटर है, हम घर में दूर करेंगे, हमें कंप्लेंट नहीं करनी है, और ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये घर में छेड़छाड़ मतलब अब घर भी सुरक्षित नहीं है पूरी तरह से। जब मैंने पिताजी का नाम लिया तो आपको और क्या चाहिए? हमें 18 पिताजी मिले जो 8वीं से लेकर 12वीं के लड़की के साथ संबंध रख रहे हैं, अपनी ही बेटी के साथ, अपने ही बेटी के साथ। 3 सगे भाई है, अपने ही बेटी के साथ, भले अलग अलग ये हो, डिस्ट्रिक्ट हो, लेकिन कथा वही है। तो इस तरह की जो घटना होती है और जब बच्चियां सामने आकर इस तरह की बात रखती है, तो क्या फैमिली से, सोसाइटी से किसी तरह का बच्चियों को सपोर्ट मिल पाता है? उन फादर्स को या उन रिलेटिव को किसी तरह का कोई सजा मिल पाता है? कैसे मिलेगा सपोर्ट? क्योंकि उन्होंने अब तक 4-4 साल पहले हुई घटना वो आगे आकर बोलती है, क्योंकि उन्हें विश्वास रहता है कि आज ये जो बोल रहे 2 घंटे के लेक्चर में, वो हमारा नाम गुप्त रखेंगे और हमें न्याय मिलेगा। अब न्याय कैसे मिलता है? समझो, एक आध घर में घटना हुई है, उसकी माँ तैयार नहीं है कंप्लेंट के लिए, लेकिन हमारी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इतनी फर्स्ट क्लास है कि वो उस आदमी को ऐसा बंदोबस्त करती है कि उसके बाद वो कभी उसे छुए भी नहीं या उसके पास देखे भी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब घटना होती है
समाज को तो बात जाने दो, अगर आप किसी को पूछोगे सीखे हुए आदमी को, क्या आपको पता है कि घर में अत्याचार होते हैं, तो निर्लज्ज की तरह वो बोलेगा हाँ। फिर आप पूछोगे आपने उसके लिए कुछ किया, वो बोलेगा हम क्या कर सकते हैं। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। सभी को सब पता है, ये कोई ऐसी सिक्रेसी नहीं है कि भाई ये ऐसा हो रहा है और किसी को पता नहीं, सबको सब पता है। अगर बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं है तो इसका समाधान क्या, आखिर क्या रास्ता निकलेगा, समाज किस तरफ जा रहा है, इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। नहीं, मैंने आपको जैसे बोला सभी लड़कियों के बारे में बोला नहीं मैंने 2%, लेकिन वो भी ज़्यादा है 2% इज वेरी हाई। लेकिन हमारे घर में मैं पेरेंट्स मीटिंग लेता हूँ, पेरेंट्स मीटिंग यानी पेरेंट्स को इकट्ठा करके, उनका ध्यान ही नहीं रहता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई हैंडल कर रहा है और घर में पता नहीं होगा या ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लड़कियों को 20,000 का मोबाइल देते हैं, पासवर्ड माँ पिताजी को पता नहीं होता है। ये पेरेंट्स का निग्लिजिबल है जो घर में अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में अत्याचार हो और घर के किसी को पता नहीं है। मोबाइल और सोशल मीडिया से कितना नुकसान पहुंच रहा है आजकल बच्चियों को, छेड़खानी कितना ज्यादा बढ़ रहा है इसके चलते, देखिए गलत काम इसके चलते कितना हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये मोबाइल होना ज़रूरी है, मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और जो मोबाइल देता है एजुकेशन वो लेना ही चाहिए, इतना बड़ा उसके पास एक सर्कल है। प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई सिखाता नहीं है कि मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है, और इसीलिए मोबाइल विजुअलाइज है। आप ध्यान में रखिए, जैसे आप पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर कभी भूलते नहीं है, वैसे ही मोबाइल भी विजुअलाइज है। आपने एक बार आंखों से देखा, पंचेंद्रिय है, ब्रेन लेता है और बार बार आप उसके पीछे पड़ते हो। मोबाइल अच्छा भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनको पता नहीं है उनके लिए बुरा भी है। अनफ्रेंड, फ्रेंड जिसको बनाते हैं उसका नाम भी पता नहीं होता है। जो लिखता है कि मैं फॉरेन में पढ़ रहा हूँ, हाँ बोलते हैं, उसकी कोई भी इंक्वायरी की नहीं जाती। मूलतः लॉक नहीं करते, डीपी हम सिखाते, लेक्चर के बाद आधा घंटा रख के लॉक कैसे कर रहा है किसी को पता नहीं है। हम लोग लॉक करना सिखाते हैं, किसकी फ्रेंड एक्सेप्ट करनी है वो सिखाते हैं। तो भी लड़कियां गलती करती है और 1-2 दिन में उनके फ़ोटो क्रॉप करके उनको भेजे जाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और उनके साथ संबंध बनाते हैं। पुलिस क्या एक्शन ले रही है? जब आपने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए ये सारी चीज़ें हो रही है और आप महाराष्ट्र पुलिस के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं, तो एक तो जो सोशल मीडिया के जरिए इस तरह से ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है, उस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? दूसरा, जो फैमिली में छेड़खानी की बात आती है उसमें पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? सबसे बढ़िया काम हमारी महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि जिस दिन हमने चालू किया तभी के एसपी शारदा राउत, बाद में के एसपी जिन्होंने ये चालू किया, उसके बाद में तीनों एसपी, इन्होंने क्या किया और पूरे महाराष्ट्र के एसपी ने कि 24 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। साइबर के पास तुरंत ये कंप्लेंट जाती है, साइबर वो कंप्लेंट सॉल्व करती है और लड़कियों की तकलीफ दूर करता है। आप जैसे बोले कि घर का मामला, सिविल ड्रेस में पुलिस जाती है, क्योंकि नाम पता कुछ भी किसी को पता ना हो, पुलिस वैन लेके सायरन बजा के नहीं जाती। इसके लिए वो लड़की को भी अच्छा लगता है, या तो उनको पुलिस स्टेशन लड़की की तरफ से बुलाया जाता है, उनको आगाह किया जाता है कि आपके घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, आर यू रेडी टू डू एफआईआर और व्हाट टू डू, और वो हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई तो होती है, लेकिन अलग अलग तरीके से कार्रवाई होती है। और इसमें क्योंकि मैंने सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस के साथ काम किया है, इसीलिए मैं दावे के साथ बोलता हूँ वो अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी मैंने किया नहीं है, करने की इच्छा है, तभी मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ। अब तक आपने कितनी लड़कियों को जागरूक किया है? 3 लाख लड़कियों को जागरूक किया है। आपने जो ये अभियान चलाया हुआ है उसमें से कोई अगर आप घटना शेयर करना चाहें जहाँ पे किसी लड़की ने आपसे अपनी जो उनके साथ घटना घटित हुई वो आपसे शेयर किया हो और आप लोगों ने कैसे उस पर आगे क्या किया, उसका क्या समाधान निकला, जिसने गलत काम किया था उसको सजा मिला या नहीं मिला, प्लीज़ अगर आप शेयर करना चाहें। मुझे एक बात याद है, इस घटना को 8 साल हो गए।
तो भी ये घटना मेरे मन से जाती नहीं है। सुबह मेरे बेटी को एक लड़की का फ़ोन आया कि मेरे पिताजी ने कल रात मेरे साथ संबंध रखे। वो लड़की थी 9th स्टैंडर्ड में। हम थोड़े चौंक गए दोनों। फिर हमने बोला कि आपके माँ को फ़ोन करने के लिए बोलिए कि आपके ऊपर ऐसे नहीं चलेगा। उसकी माँ ने हमें फ़ोन किया। हमने माँ को पूछा क्या आप कंप्लेंट करने को तैयार है? बहुत फ़क्र की बात है। माँ ने बोला यस, क्योंकि मुझे और भी एक बेटी है। आप सोचोगे कि क्या माँ अमीर थी? बिल्कुल नहीं। आजू बाजू के घर में काम करके मेहनत करने वाली औरत थी, तो भी वो तैयार हो गई। फिर हम पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे हमने लड़की की माँ को लेकर उधर गए, कंप्लेंट की। उसके पिताजी को तुरंत अरेस्ट किया गया और बाद में आज उसको सज़ा हो गई। ये एक बात है, लेकिन हमारे हेल्पलाइन पे 8-8, 9-9 साल के बाद फ़ोन आते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 735-000-6173। आमचा हेल्पलाइन नंबर है 735-000-6173। आश्चर्य म्हणजे आम्ही मुलींना पहिल्या पानावरती नंबर लिहून घ्यायला सांगतो व्याख्यान संपलं की, आणि मुली आम्हाला जेव्हा त्या संकटात असतात तेव्हा फोन करतात। हेही लक्षात ठेवा। अशा अनेक घटना आहेत। हे तर मी तुम्हाला एक अत्याचाराची सांगितली, पण सायबर क्राईम, मुलींचा फोटो क्रॉप करून इंस्टाग्रामवरती टाकणारा एक मुलगा पालघर जिल्ह्यातला, आणि त्याच्याच कॉलेजमधली मुलगी, आपण जे पाऊच करतो ते पण करू नये हे याच्यातून शिकलं पाहिजे। त्या मुलाने काय केलं, रस्त्यावरती उभं राहून मुलीबरोबर असा हात टाकला खांद्यात आणि पाऊच केलं। असं करतात ते, आणि त्याने सगळं क्रॉप केलं। मुलीचा टी शर्ट काढला क्रॉपच्या साह्याने आणि तो चुंबन घेतोय असे फोटो तयार केले आणि ते व्हायरल केले। मुलीने आम्हाला फोन केला। ही घटना 2 वर्षांनी व्याख्यानानंतर घडली होती, तरी तिने फोन केला आणि पोलिसांनी ताबडतोब त्या मुलाला अटक केली। अशा 2-3 हजारावरती घटना आहेत, किती सांगू, संपूर्ण दिवस जाईल। आप अपने संस्थान के बारे में बताएं। ये संस्था 9 साल पहले शुरू हुई एक दुर्घटना की वजह से। विरार में एक लड़की को एक तरफी प्रेम करने वाली लड़की ने चाकू से मारा। उसके ट्रस्टी चंद्रकांत पाटिल, जहाँ पे मैं स्टडीज़ के लिए लेक्चर लेता था, उन्होंने मुझे बोला मिलिंद एक काम करो ना, सिर्फ लड़कियों के लिए लेक्चर डिज़ाइन करो। मैंने हाँ बोला उनको। 8 दिन में मैं और मेरी मानी हुई बेटी आरती, हमने बैठकर एक 8 सब्जेक्ट का लेक्चर बनाया। पहला लेक्चर हमारा अनुसया विद्यालय जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ पे हुआ। 350 लड़कियाँ थी। अचानक मुझे याद आया कि हम मल्टीनेशनल कंपनी में बॉक्स रखते थे और उसमें अपनी अपनी चिट्ठियाँ डालने को बोलते थे कि आपकी समस्या बोलो या आपकी अच्छाइयाँ बोलो, और 350 लड़कियों ने चिट्ठियाँ डाली। हम वो चिट्ठी लेकर घर गए, एक एक चिट्ठी खोली, और वही जो मैंने बोला कि हमें शॉक लगा लड़कियों के प्रॉब्लम देखकर। हम वो सब प्रॉब्लम लेकर पालघर एसपी के पास गए। उन्होंने बोला मिलिंद ऐसा कोई नहीं आगे आएगा कंप्लेंट करने, हम एक काम करते, आपके साथ सिविल ड्रेस में या ड्रेस में पुलिस ऑफिसर भेजते। उनका काम होगा लेक्चर के बाद कंप्लेंट लेना और लड़कियों के साथ 2 मिनट बात करना। पुलिस भी उनसे बात करती है, उन्हें सजग करती है। आपकी संस्थान का नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम है जानीव जागृति। ये संस्था इसीलिए स्थापन की, सिर्फ लड़कियों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, छोटी बच्चियाँ, हम 7 साल के लड़कियों का लेक्चर लेते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। हम उनसे खेल खिलवाते, 10 खेल लेते हैं, और फिर गुड टच बैड टच किसके साथ घटना हुई है वो हम उनको आंखें बंद करके, हम थेरेपी नहीं करते कुछ, लेकिन उनसे पूछते हैं। लड़कियां बहुत छोटी होती है, विश्वास रखती है, और एक एक अवयव किसने टच किया वो बोलती है।
प्रमाण इसका बहुत बड़ा है, आपको शॉक लगेगा। 22% लड़कियां अलग अलग पॉइंट पे हाथ ऊपर करती है। हम पूछते हैं, अभी आंखें बंद करो, आपके ओठों पे किसने और गैर मर्द ने ओठ लगाए हैं? कुछ लड़कियां हाथ ऊपर करती है। इसमें पुलिस नहीं रहती, प्रिंसिपल और काउंसिलर होती है। हमारा काम उधर खत्म हो जाता है, हम लेक्चर लेके नीचे निकल जाते हैं और प्रिंसिपल उनको बुलाती है, एक एक करके पूछती है और फिर उनके ऊपर वो जो करना है वो करती है। लेकिन ये भी एक चिंताजनक बात है कि हम छोटी बच्चियों के पास ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अपनी लड़की को आराम से बाजू में रख कर जाते हैं, कभी जिंदगी में पैसे की थैली रख कर गए नहीं। कौन कहेगा? ऐसे बहुत अनुभव है, पालना घर में भी लड़कियों को हैंडल किया जाता है। हैंडल किया जाता है मतलब उनके साथ छेड़खानी की जाती है गलत तरीके से। ऑफ कोर्स, देखिए उनके साथ तो कोई बलात्कार नहीं होता है, लेकिन उनको ऐसे कच करके पकड़ना, उनके ओठों के ऊपर ओठ रखना या तो उनके छाती के ऊपर हाथ रखना, ये घटना छोटी बच्चियों के साथ होता है। उन पर रेप होता है, ऐसे मैंने बोला भी नहीं, बोलूंगा भी नहीं। रानीप जागृति संस्था इतना अच्छा काम कर रही है, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, तो क्या आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है? दुर्भाग्य से लोगों का सपोर्ट नहीं है, जो सच है वो बोलता हूँ, क्योंकि हमें फाइनेंस देकर या हमें सपोर्ट देकर आजकल कुछ देना कुछ लेना है। और ऐसे में कोई अगर हमें फाइनेंस देता है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ लेक्चर लेते हैं या तो इसके ऊपर काम करते हैं, तो इसीलिए फाइनेंस नहीं मिलता है। ये वहम है कि हमें फाइनेंस मिलता है। अगर कोई आपको, हमारे ऑडियंस में से कोई आपको सपोर्ट करना चाहे तो कैसे वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, हमने मेरा तो नंबर अभी बोला है, वापस एक बार बोलता हूँ, 7350006173। हमें वो फ़ोन करें, हम पूरी जानकारी पहले भेजेंगे, बाद में उससे बात करेंगे और फिर हम उन्हें कहेंगे कि कैसे हमें मदद करनी है। आपने जो पूछा कि भाई फ़ायदा क्या हुआ इस ये काम करके, एक बात आपको बोलता हूँ, रात को अच्छी नींद आती है, फर्स्ट क्लास नींद आती है जब कुछ बच्चियाँ बोलती है, सर मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ा, फ़ोन करके बोलती है। कुछ लड़कियाँ बोलती है हमने इंस्टाग्राम बंद किया। कुछ लड़कियाँ बोलती है सर उस आदमी से मुझे छुटकारा मिला। ये हमारा बहुत बड़ा काम है, ये हमें सुख देता है, चैन देता है और हम यही चाहते हैं। पैसे के भी ऊपर ये सब जो लड़कियां बोलती है वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं नॉट ओनली सेव द गर्ल, प्रोटेक्ट द गर्ल। ये जो आपका अभियान है, इसके लिए आपको किस किस तरह के सम्मान और किस किस तरह के अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? अभी तक हमारे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं। हाँ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन मैं आपको फख्र के साथ कहता हूँ, उन्होंने हमारे काम को देखकर अवार्ड दिया, ना हमें कोई फीस भरनी पड़ी, कुछ नहीं, और हमारा काम देखकर दिया, इसलिए खुश है। वैसे ही हमारे पूरे तालुका में हमारा सम्मान किया जाता है। जब जब मौका मिलता है हमें बुलाते हैं, हमारी सराहना करते हैं और कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। अभी इसको पूरे भारत में आप किस तरह फैला सकते हैं, कोई योजना है आपकी? देखिए, एक बात आपको बोलता हूँ, दुर्भाग्य से मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि सर हमें भी ये करना है। बोला चलो हमारे साथ सीखो और करो, तो बोलते लेकिन पैसा मिलना चाहिए। पर लेक्चर का 5000, पर लेक्चर का 3000। आज मैं खुद कर्जे में हूँ तो उनको कहाँ से दूँ? चाहता हूँ मैं जानियो जैसे 100 जानियो तैयार हो जाए, 100, एक दिल्ली में हो, एक फरीदाबाद में हो, एक हैदराबाद में हो, सब जगह। ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं है, महिलाओं को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ये काम पैसे के लिए नहीं तो दिल से करना चाहिए। बहुत से एनजीओ मेरे पास है, सच बात है ये, हम पैसा देते हैं हमारा नाम लगाओ, ये गलत है और हम ना बोलते, क्योंकि ये काम अपने आप होना चाहिए, अपने दिल से होना चाहिए। ये प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। पैशन और प्रोफेशन में फ़र्क है। हम पैशन लोग हैं, मैं, आरती, गौरी,
शर्वरी करगुटकर, आज 4 लोग सिर्फ है, लेकिन 4 लोग पूरे महाराष्ट्र में, जैसे अभी मैं वेंगुर्ला जा रहा हूँ, अभी मैं सावंतवाड़ी जा रहा हूँ, अभी मैं चिपळूण जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं 20 लेक्चर लूँगा। आप सोचेंगे बहुत पैसा मिलेगा, हम बोलते हैं नहीं भाई, होटल का खर्चा करो, ट्रांसपोर्ट दो, हमारे लिए बहुत है, लेकिन स्कूल दो। स्कूल में बहुत अच्छी तरह से ये बात जानी चाहिए। अगर किसी को झारखंड में या बिहार में या दिल्ली में या कलकत्ता में ये लेक्चर कराना है तो उसके लिए कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? आपको फ़ोन पे कांटेक्ट करने से आपसे बात हो सकती है, और क्या आप तैयार हैं बाकी भारत में और अन्य जगह पर जाने के लिए? मैं सब जगह तैयार हूँ, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन पहली बात तो यह है, गवर्नमेंट के कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जो स्कूल है वहाँ पे GR निकालने के बाद भी स्कूल अपनाती नहीं है, स्कूल वो करती नहीं है जो गवर्नमेंट ने बोला है, इसीलिए भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट से कैसा सपोर्ट मिले जिससे कि इस तरह की छेड़खानी की घटना को रोका जा सके या लोगों को अवेयर किया जा सके? अभी 9 साल के बाद मुझे पालघर जिला पुलिस के पुलिस अधीक्षक बाला साहब पाटिल और पालक मंत्री, इन्होंने सपोर्ट किया 100 लेक्चर के लिए। 100 लेक्चर पूरे जिले में लेना है और उनकी पुलिस कंटिन्यूज हमारे साथ रहती है, जैसे सब पुलिस रहती है, सिर्फ पालघर की नहीं। ऐसा सपोर्ट अगर ट्रस्ट को मिले तो ट्रस्ट और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने 3-4 बार कोशिश की, मंत्रालय गया, लेकिन हो नहीं सका। निर्भया कांड के बाद दिल्ली में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और लगा था कि अब शायद छेड़खानी और बलात्कार जैसी घटना या तो रुक जाएगी या कम हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। मतलब इस तरह की घटनाएं बार बार हम लोगों को देखने सुनने को मिलती है। आखिर समाधान क्या है? आप तो इतने सालों से ये सारी चीजें कर रहे हैं, छोटी बच्चियों से लेकर बड़े बच्चों के साथ जो समस्याएं हो रही है, घर से लेकर बाहर तक की समस्याएं, इसका समाधान क्या है? कैसे रुकेगा ये सब? राहुल भाई, आप सोचो, आपको एक छोटी बेटी है, बराबर है, मैं सही बोल रहा हूं ना जी? तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा? मैं। बॉडीगार्ड कौन होगा? मैं। आप जिम्मेदारी डाल सकते हो? नहीं। इसका मतलब क्या है? घर से शुरुआत होना चाहिए। मेरी एक सहेली है जो क्या करती है पता है? जब उसकी माँ बचपन में 3-4 महीने के बाद माँ डालती है ना स्नान, 2-4 साल तक, तो बचपन से वो उसको सिखाती है कि कहाँ पे किसी ने हाथ रखा तो मुझे बोलो। ये 5 पार्ट है जहाँ पे किसी ने भी हाथ नहीं डालना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ मुझे बोलो। वो कितनी बार बोलती है? हर रोज 365 डेज इंटू 4 साल। उसका इफेक्ट क्या हुआ? बोलती वो है लेता ब्रेन है। वो लड़की ने इतना शांत तरीके से वो लिया, उसको पता है कि मुझे किसी को हाथ लगाने नहीं देना है, क्योंकि मेरी माँ मेरे पीछे बॉडीगार्ड बन के खड़ी है। आप खुद या आपके बीवी ने उसको ऐसा माहौल बना के दिया है कि मैं तेरे पीछे सदा खड़ा हूं, सदा सर्वदा खड़ा हूं। ये जिस मैं खड़ा हूं। अरे मैं एक की बात नहीं कर रहा, आप गलत समझ रहे हैं। एक राहुल से कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में 14 करोड़ लोग हैं तो 14 करोड़ पिताजी को बोलना पड़ेगा कि मैं तेरे पीछे हूं। देश में 150 करोड़ संख्या है तो उनको बोलना पड़ेगा मैं तेरे साथ खड़ा हूं। फिर कैसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना जी। क्योंकि घर हम बोलते हैं मंदिर है, और उस मंदिर में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मैं पूरा पेरेंट्स में नहीं डालता हूं, लेकिन एक बात मुझे पता है, 5 सेंस है, आंखें कान। ये आप बच्चों को बचपन से सिखाइए, क्योंकि वही पढ़ाई में काम आती है। जब भी छेड़खानी बलात्कार जैसी खबरें मैं पढ़ता हूं तो एक शख्सियत का नाम मेरे सामने आता है, उनका चेहरा मेरे सामने आता है, फूलन देवी का। फूलन देवी का जो उदाहरण है उससे हमें क्या सीख मिलती है? नहीं, एक बात ध्यान में रखिए। एक तो पहली बात तो यह है कि हमारा देश इतना भी असुरक्षित नहीं है, इतना भी कि लड़कियां बंदूक लेके निकली, पहली बात। दूसरी बात, बच्चियों को चाकू वगैरह लेके जाने की भी जरूरत नहीं। 3 चीज करे वो, सिर्फ 3 चीज। अपने आप को निर्भय बनाए। 2, ना बोलना सीखिए,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लड़कियां ना नहीं बोल सकती। 3, चिल्लाने की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कराटे में चिल्लाते हैं, वो लड़कियां नहीं करती। मुझे आश्चर्य रहता है, समझो एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में बोलते रात को बलात्कार हो गया, अरे 32 ब्लॉक है वो बिल्डिंग में, इसका मतलब है औरत चिल्लाई नहीं। अगर वो चिल्लाती थी तो लोग बाहर आते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चिल्लाने को भी सीखिए। और तीसरी बात, उसकी नज़र शार्प बनाइए, नज़रों को नज़रों से जवाब देना सिखाइए। देखिए, हर बार बंदूक काम में नहीं आती है, हर बार चाकू काम में नहीं आता है, लेकिन हर बार अपना खुद का कॉन्फिडेंस काम में आता है। जब 13वीं की लड़की मेरे पास आके बोलती है, सर आपके लेक्चर के बाद मैं रात को 11 बजे बिना डर से चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 112 नंबर घुमा है। ये जो चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगा आपके बारे में, आपकी सारी चीज़ों के बारे में जान के। अब आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, मैं पहले एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करता था, बाद में वो कंपनी बंद हो गई। फिर मैंने साइकोलॉजी की तरफ मुड़ा और मैं स्टडी स्किल के लेक्चर लेने लगा। उतने में मेरे दोस्त अरुण नाइक ये मेरे से ज्वाइंट हुए और वो मुझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम में एडिक्शन के लेक्चर लेने के लिए बुलाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं लेक्चर देने लगा। उतने में हमारे एरिया के एमएलए इन्होंने मुझे बोला कि हमारे यहाँ एक्टिविटी शुरू करेंगे, और मैं खुद 152 एक्टिविटी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी लेने लगा। उससे मेरा नाम वसई से लेकर ढानू तक हो गया कि यस, ही इज़ अ पर्सन, आई एम अ टॉकर, एंड उसके लिए मुझे फ़ायदा होने लगा। पहली बात तो ये, लोग मुझे पहचानने लगे। इसका सब क्रेडिट जाता है ये सब लोगों को जो मेरे पीछे, मेरे पे विश्वास रखकर खड़े हो गए। जब मैंने ये शुरू किया, जानियो ये कौन सी एज में मैंने शुरू किया, तो 55, जब मेरी उम्र 55 थी, और मैं ये लेक्चर देने चला जाता था, सब जगह चला जाता था। शुरुआत के कुछ दिनों में मुझे नींद नहीं आई। मैं साइकेट्रिक के पास गया कि सर नींद नहीं आती है, वो जो लड़कियां बोलती है वो सुन्न करने वाली घटना है। तो उन्होंने एक ही बात बोली, बेटा तू खुद एक काम कर, उसके बारे में सोच मत, आगे कैसे और कुछ काम करना है वो सोच। और एक बात आपको बोलता हूँ, 9 साल पहले का लेक्चर और आज का लेक्चर, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो लड़कियां बोलती है वही हम लेक्चर में बोलते हैं। अनुभव का लेक्चर है, ये अनुभव कथन है। और फिर मैं प्रगल्भ हो गया, मेरा नाम हुआ। आज मैं पूरा क्रेडिट समाज को देता हूँ। ये मैं पूरा क्रेडिट जिन्होंने मुझे ऊपर लाया, यंगस्टार ट्रस्ट, उनको देता हूँ। जो मेरे पीछे पूरी महाराष्ट्र पुलिस की एसपी और उनके हाथ में काम करने वाले पीआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, जिन्होंने मुझे लड़कियों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प की, क्योंकि मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, सब कुछ पुलिस करती है, उनका सबका राहुल भाई आभार मानना चाहता हूँ आपके इस इंटरव्यू में, क्योंकि उसके बिना ये इंटरव्यू आधा रहेगा। सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से जागरूकता अभियान चला रहे हैं और छेड़खानी करने वालों को, बलात्कार करने वालों को पुलिस की मदद से सजा दिलवा रहे हैं, सैल्यूट टू यू। मुझे अच्छा लगता है कि बहुत लोग समस्या का सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, लेकिन आप घर बैठकर सिर्फ शिकायत नहीं करते रहे, बल्कि आप सड़क पर उतरे, स्कूल गए, गांव गए, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में गए और आपने अपनी आवाज़ बुलंद की। आपने लड़कियों को सिखाया, चुप्पी तोड़ो, आवाज़ उठाओ। ये बहुत ही गर्व की बात है कि आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला और हमें इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा की। अपने कीमती वक्त में से समय निकाल कर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है राहुल भाई कि आपका भी धन्यवाद, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये जो काम है अलग टाइप का, इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। आपका ध्यान गया और ये मेरा पहला इंटरव्यू है जो मैं डिटेल में सब कुछ बोल सका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सबके लिए। हमने जागरूकता के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है जानियो एक एहसास।
ज़रूर देखिए, YouTube के ऊपर वो अवेलेबल है। सिर्फ टाइप कीजिए जानीव, JANEEV, ये स्पेलिंग है एक एहसास। थैंक यू।